श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सप्तरंग और आपके साथ मैं दिव्येश द्विवेदी। श्रोताओं, कार्यक्रम सप्तरंग में हम कुछ विशिष्ट अतिथियों को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और उनसे की गई बातचीत के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे मेहमान क्रम के तहत हमारे आकाशवाणी नागपुर केंद्र के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर C.D. माई। आप पूर्व अध्यक्ष हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड नई दिल्ली के। ये संस्था ICAR के तहत काम करती है और कृषि के क्षेत्र में इस संस्था का काम है और एक लंबा अनुभव माई सर का कृषि के क्षेत्र में काम करने का है। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये जो हमारे इस बातचीत का स्वरूप है, हमारे मेहमान क्रम के अंतर्गत हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं और हमारे श्रोताओं को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग, उनका जीवन किस तरीके से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, किस तरीके से उनके जीवन में संघर्ष रहता है और फिर किस तरीके से वो अपने काम के शीर्ष तक पहुंचते हैं और उसके माध्यम से समाज की और देश की सेवा करते हैं। तो आप इतने महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, आपके पास जिम्मेदारी वैज्ञानिकों को रिक्रूट करने की रही है, तो आपकी जीवन यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे तो बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस सप्तरंग कार्यक्रम में आज बुलाया है। जी, मैं एक बहुत ही छोटे गांव से रहने वाला हूं जी, और फैमिली भी ऐसी कुछ मिडिल क्लास से भी पुअर समझ लीजिए। बहुत बड़ी फैमिली से आया हूँ, 40 लोग घर में रहते थे। अच्छा। तो बड़ा एक माहौल ऐसा होता था कि आपको पढ़ाई का, इसका ये तो नहीं, लेकिन सबका काम करना, सबके साथ काम करना। और खेती जो थी, ये मेरे पिताजी का मेन व्यवसाय था, खेती। अब उसमें क्या होता था कि जैसे ही कोई अच्छा साल आएगा खेती का, तो हमें नए कपड़े मिलते थे। अच्छा। और अच्छा साल नहीं आएगा तो उस साल हमें कपड़े नहीं मिलते थे दिवाली को। ये तो अब पुरानी बातें आपको पता है कि जो बच्चे विलेजेस से आए हैं, उन्होंने ये सारा फेस करना पड़ता है। जी। लेकिन जब मैं पिताजी के साथ खेत में जाता था और ये जब मैं देखता था, तो हमारा जो मेन ये क्रॉप था, या जो पीक बोलते हैं हम इनको, फसल, तो ये हमारा इधर कॉटन था। जी। और कॉटन अच्छा हुआ तो नेचुरली कैश क्रॉप था। जी। और कैश क्रॉप होने की वजह से हमें कुछ पैसे मिलते थे फैमिली चलाने के लिए। साल का जो कुछ आपको कपड़ा लेना है, अनाज लेना है, ये सब हम करते थे। तो मैंने जब देखा कि कपास में इतना मेहनत करने के बाद भी हम उभर नहीं आ रहे थे। जी। हर साल कुछ ना कुछ कमी पड़ती थी, कपास आता नहीं था। तो ये जो एक कपास की खेती का इन्फ्लुएंस मेरे मन में आया। अच्छा। तो बचपन में मुझे ये लगा कि यार ये इसमें कुछ तो भी ऐसा एक करना चाहिए कि जिसके वजह से हमारी खेती जो है, या हमारे सारे फार्मर्स जो, हम कैसे इसको सुधार सकेंगे। जी। जैसे अब मैं जो विलेज में बुल्डाना जिले में रहता था, तो वहां से उस टाइम हम जो कपास बेचने के लिए जाते थे, तो 40-50 किलोमीटर दूर पर एक आधा जीन होता था, उसके पास हम लेके जाते थे। सारे बंडिया इकट्ठे, जैसे कैरावान चलता था, और उन्हें हम ले जाते थे। लेकिन उसमें जो पैसे कुछ नहीं मिलते थे, क्योंकि वो जो ट्रेडर था वो सब उसका ये। तो ये जो एक सिलसिला मैंने जब देखा बचपन में, बाकी भी थे, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस मेरे मन में आया। और जब मैं मैट्रिक हुआ तो मैंने पिताजी को कहा कि मुझे एग्रीकल्चर में जाना है। जी। वो बोले मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है तेरे को पढ़ना। मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ कोशिश करके, आप थोड़ा सा ये करके, हमारे एक अंकल थे जो सर्विस में थे, वो मैंने बोले 30-40 रुपए महीना आपको भेजते जाऊंगा खाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर मैं अकोला पढ़ने आया। जी। अकोला में जब कॉलेज में पढ़ने लगा एग्रीकल्चर का, तब मुझे ज्ञान हुआ कि भाई हम जो खेती कर रहे हैं और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी तफावत है। जी। ये जो विज्ञान है हम जो पढ़ रहे हैं, ये हम खेती में यूज ही नहीं कर रहे। अच्छा। इसलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा फसल का उत्पाद है, ये बहुत कम हो रहा है। तो ये एक इन्फ्लुएंस मन में आया, और सबसे ज्यादा मेरा इन्फ्लुएंस था कॉटन का मेरे मन में। अच्छा, कॉटन का ये मेरा ये हो गया कि ये कपास के ऊपर मैं कुछ करूंगा कि जिसकी वजह से मैं हमारे कपास के जो फार्मर्स हैं, और आपको ताजुब होगा
कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी, जो विदर्भ की इकोनॉमी जो थी, ये पूरी कपास के ऊपर डिपेंडेंट है। आप जिस बेल्ट से हैं, पश्चिम विदर्भ के, बुल्ढाना, अकोला, यवतमाल, अमरावती, वाशिम, ये सारा बेल्ट जो है, इवन मराठवाड़ा में आप जाएंगे, औरंगाबाद, जालना, ये सारा बेल्ट जो है कपास का था। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जब जैसे जैसे मैंने फिर कॉलेज में पढ़ा, फिर मैं एमएससी हो गया, यहाँ से पीएचडी हो गया, तो मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ ऐसा नौकरी मिले कि जिसमें मैं कपास पे काम करूं। और फॉर्चुनेटली मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिर परभणी के कृषि विद्यापीठ में प्राध्यापक करके मेरा शुरुआत हुई। और मैंने जैसे प्राध्यापक की किया तो मैंने सारे जो स्टूडेंट्स थे मेरे एमएससी के पीएचडी, वो कॉटन के ऊपर जो अनुसंधान है करने को लगा दिया। उससे क्या फायदा हो गया कि मुझे कॉटन के बारे में सारा पता चल गया कि क्या होता है। और आपको ताजुब लगेगा कि महाराष्ट्र में उस टाइम 1 एकड़, जैसे 1 हेक्टर खेती में हम जो ये करते हैं, गिनते हैं, 175 किलो रुई प्रति हेक्टर ये हमारा उत्पाद था जी। और देश में, पंजाब में ये था 3 टाइम 400 किलो रुई प्रति हेक्टर था जी। और हमारा जो बारानी खेती थी तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ ये प्रॉब्लम था। तो मुझे जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसके ऊपर जो बीमारियां हैं, जिसके ऊपर जो आते हैं, इसमें मेरा सबसे ज्यादा काम हुआ है। और वो काम होने से मुझे फिर ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जिससे मैं कॉटन में कुछ कर पाऊं, और कॉटन में हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम किया जी। आपने कॉटन के बारे में सोचा, कॉटन को लेके एक पहचान विदर्भ के कॉटन की ये है कि उसको सफेद सोना कहा जाता है। तो पर बड़ी दिक्कतें रहीं, और एक दिक्कत ये भी रही कि जो आत्महत्या करने वाले विदर्भ के किसान हैं, उसमें से 60% से अधिक किसान वो हैं जो परंपरागत रूप से कपास की खेती करते थे। ये एक बड़ी दिक्कत थी। तो आपने अपने अध्ययन के दौर में किन चीजों को महसूस किया, किन चीजों को देखा, और फिर उसके बाद में इस समस्या का निराकरण खोजने के लिए आपने क्या किया, और क्या निराकरण आखिर में आपको निकला? अब जैसे ये परभणी का मेरा जो पीरियड था, ये करीब करीब 2000 साल तक था। आप ये देखेंगे कि आत्महत्या कब होने लगी है जी। आत्महत्या होने का जो पीरियड है वो ऑलमोस्ट 1995 से अनवर्ड से आपको किसान आत्महत्या करने लगे। क्यों जी? क्योंकि क्या हो गया कि इनका जो तालमेल था, जो खर्चे का तालमेल था वो, और जो उत्पाद था उसका जो इनकम था, उसमें बहुत बड़ी तफावत थी जी। और हर साल ये हो रहा था कि भाई हम इतना खर्चा करके आपको हम 3 क्विंटल 4 क्विंटल माल निकालते एकड़ में, जिससे हमारी जो फैमिली को चलती नहीं, इसीलिए काफी लोग हद तक वो आत्महत्या पे चले गए। उनके उत्पादन का ही खर्च नहीं, उत्पादन का खर्चा निकाल रहे। तो एक हमने फिर इसके ऊपर काफी रिसर्च किया, संशोधन किया। तो हमने कहा कि भाई विदर्भ में 2-3 चीजें हमें जरूर चाहिए कि एक तो ये कपास के ऊपर टोटल डिपेंडेंस जो है, जैसे एक ही एक क्रॉप है, सोयाबीन है, कपास, इसके ऊपर आप डिपेंडेंट रहेंगे और एनी फेल्यूर आपको क्रॉप में आएगा तो नेचुरली आप किसान एकदम हड़बड़ा जाएगा, पूरा साल भर का इकोनॉमिक्स ही तो इसलिए जैसे मैंने अब जैसे नागपुर में मैं आया तो वैसे दिल्ली में जैसे कमिश्नर था पहले में, एग्रीकल्चर कमिश्नर होने के नाते वो उसके ऊपर भी कॉटन में काम कर रहा था। अच्छा। तो पहले हमने 2002 में हमने बीटी कपास लाया जी। और बीटी कपास लाते ही आपको ताजुब लगेगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है किसान की वो दुगनी हो गई जी। आज महाराष्ट्र में कम से कम 400 किलो रुई प्रति हेक्टर आ रही है जी। और उसके बाद में आत्महत्या का जो परसेंटेज है वो कम होने लग गया, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई जी। और जैसे जिस साल इसको आप रेट नहीं मिला उस साल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कम होती और वो आत्महत्या करने लगे। लेकिन बीटी कॉटन ने उनको 10 साल तक बहुत अच्छा तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी किया। लेकिन बाद में क्या हो गया कि अगेन वो स्टैग्नेशन यील्ड में आ गया उनका, और फिर हमने सोचा कि ये सिर्फ कॉटन के ऊपर डिपेंडेंट रहने के बजाय इनको दूसरे जो ये है उद्योग है वो करना चाहिए। तो एनिमल का एक हमने सोचा कि बहुत बड़ा एक ये है कि जहां गाय, आप सोचेंगे कि महाराष्ट्र विदर्भ में पहले हम सोचते थे कि यहाँ दूध का जो उत्पाद था पूरे साल में पर दिन 75,000 एक लीटर भी नहीं होता था, 25,000 लीटर। आज हम 3 से 4 लाख लीटर हमारा दूध का उत्पादन, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन जो करना था कॉटन से अलग और करके सपोर्टिंग था,
और फिर कॉटन में कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा एरिया आप कॉटन मत करो। और इससे क्या हो गया फायदा कि आज आप देखेंगे अब ये 4-5 साल में हमने जो एग्रोविजन के माध्यम से ये जो कैंपेन चलाया इनको, जी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव लेने से फिर वो एकदम हमारा एडवांटेज मिल गया और फार्मर्स अभी थोड़ा सा सोचने लगे कि यस हम ये कुछ कर सकते हैं और आत्महत्या को हम प्रवृत्त जो किया था पहले वो अभी आप आत्महत्या नहीं करेंगे। बीते कुछ वर्षों में जो प्रयास हो रहे हैं उसका एक नतीजा ये भी दिखाई दिया कि इस वर्ष कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई जिसमें ये बताया गया कि जो कपास के जो दाम मिल रहा है बीते 50 वर्षों में सबसे अधिक है। तो ये जो कुछ आप और अन्य लोगों के माध्यम से जो प्रयास हुआ उसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है। वर्ल्ड कॉटन एक कम्युनिटी ऐसी है जी कि आपको यहाँ का रेट जो है ये अकेला इंडिया डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है जी। ये चाइना में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ब्राजील में होता है, यूएसए में जी। और वहां प्रोडक्शन कम हो गया कि इधर के रेट बढ़ जाते हैं। तो इस साल ये हो गया कि सभी दुनिया में कपास की शॉर्टेज आ गई है जी। अब फार्मर जो 6,000 हमारा 6,500 रुपए जो था उसके ऊपर आज 14,000 रुपए भाव मिल रहा है। तो फार्मर्स बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम है इस साल, लेकिन हमें अभी कॉम्पेंसेशन मिला। अब कोई चिल्लाता नहीं। पहले यहाँ जो नारे लगते थे, आपने सोचा था, मैं जब स्टूडेंट था तो यहाँ कॉटन के फार्मर्स नारे लगाते थे कि हमें भाव दे दो जी। यहाँ असेंबली होती थी। तो अब इस साल किसने नारे लगाए? इंडस्ट्री वाले ने लगाए क्या भाव कम करो। तो ये जो साइकिल है इसकी, लेकिन इसमें हमारा एक ही सोच है कि हमारे फार्मर्स जो है इनको जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे, इनको जब तक हम स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक देश की इकोनॉमी सुधरेगी नहीं जी। हम कितने भी बड़ी बड़ी बातें करें, क्योंकि हमारा जो 55% लोग हैं डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसलिए इनको, और विदर्भ में पर्टिकुलरली जहां पानी की बहुत समस्या है जी, जहां रेन डिपेंडेंट है, हम पानी बारिश के ऊपर में निर्धारित बारानी खेती है निर्धारित है, तो हमें उसको ये करना पड़ेगा। इसलिए मैंने भी, जैसे अभी मैं रिक्रूटमेंट बोर्ड का चेयरमैन था, करीब 5,000 से ऊपर मैंने सिलेक्शन किए। और मेरे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और मेरे इमीडिएट बॉस कौन थे आपको शायद पता नहीं होगा, शरद पवार जी थे जी। वो एक ऐसे आदमी थे, उनके तो काम करना मेरा एक बहुत सौभाग्य समझता हूं मैं जी, क्योंकि कभी उन्होंने इंटरफियर नहीं किया, सिलेक्शन में कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रमोट किया सब चीज जी। हम बुल्ढाना के आपके गांव से शुरू हुई यात्रा परभणी तक पहुंच गए। परभणी के बाद की यात्रा किस तरीके से रहती है? किस तरीके से आप दिल्ली पहुंचते हैं और फिर दिल्ली में किस तरीके से चीजें होती हैं? परभणी की बाद यात्रा में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया। अच्छा। क्योंकि परभणी में मैं दिल्ली पढ़ने के लिए चला गया। अच्छा, मतलब अकोला से आप फिर दिल्ली गए पढ़ने के लिए? दिल्ली में मैं पीएचडी किया वहां जी, डॉक्टरेट। वहां सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जानते होंगे आप, आईसीआर के अंडर है, आईआरआई बोलते हैं उसको जी। वहां से पीएचडी किया। वहां से पीएचडी करने के बाद मुझे महाराष्ट्र में जॉब नहीं मिला था। अच्छा। तो मैं पंजाब में चला गया। अच्छा। 5 साल मैं लुधियाना में था। मैं लुधियाना और कपूरथला करके एक जगह है जी, वहां भी मैंने काम किया। और 5 साल के बाद में मुझे डायरेक्टली यहाँ परभणी में प्रोफेसर आने का काम पड़ा जी। मुझे, मेरा एक सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे ऐसे कुछ, जैसे मैं एमएससी हो गया यहाँ से, पहले दिल्ली जाने के पहले मैं कटक में 1 साल काम किया, उड़ीसा में। तो मुझे उड़ीसा में काम करने का सौभाग्य मिला, पंजाब में करने का, दिल्ली में काम करने का सौभाग्य मिला, और बाद में मैं परभणी में कंटिन्यूअसली 25 साल काम किया। उसके बाद में मैं यहाँ जो डायरेक्टर कॉटन इंस्टीट्यूट है वहां आने के बाद जो बीटी कॉटन 2002 में रिलीज हुआ वो मेरे अंडर हुआ था जी। तो ये यहाँ 3 साल में नागपुर में रहा। उसके बाद में मैं कमिश्नर बन गया वहां दिल्ली में एग्रीकल्चर कमिश्नर। तो उस टाइम में हमारे जो मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर पवार साहब थे, और उनकी पहचान हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप चेयरमैन बन जाओ रिक्रूटमेंट बोर्ड के। तो वहां फिर मैं दिल्ली में 10 साल रहा जी। तो दिल्ली के बाद में मैं रिटायर होकर यहाँ गया। यहाँ आने के बाद हमारे गडकरी साहब ने हमें बोला कि तो आप कुछ करो फार्मर्स के लिए जी। तो फिर ये डाइवर्सिफिकेशन, ये एग्रोविजन, ये उनके जो हमारा सहभाग है वो बहुत एक डायनामिक लीडर है। पवार जैसा एक गडकरी का अनदर डायनामिक है जी। उनके माध्यम से हमने ये शुरू किया और आज हमें उसका काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो जब आप रिक्रूटमेंट बोर्ड में थे, तो जब साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का आप चयन कर रहे थे और उनका रिक्रूटमेंट कर रहे थे, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ देश में तो ऐसा कहते हैं कि मील मील में पानी बदल जाता है। तो वातावरण अलग तरीके का है देश के हर भागों का,
कृषि करने का तरीका अलग तरीके से। तो वैज्ञानिकों के रिक्रूटमेंट को लेके आपके दिमाग में किस तरीके की सोच थी कि किस तरीके के वैज्ञानिकों को देश भर में उनका जाल फैलाया जाए जिसका सीधा फायदा किसानों और कृषि क्षेत्र को हो? ये जो एक ICAR जिसको बॉडी कहते हैं ना जी, इसके अंडर 103 इंस्टीट्यूट्स बने हैं जी देश में जी। ये एक फेडरल सिस्टम जैसे जी। है। महाराष्ट्र में जैसे अभी अब नागपुर में एक संतरे की है जी, एक यहाँ सॉइल की इंस्टीट्यूट है, कॉटन की इंस्टीट्यूट है, पूना में ग्रेप्स की इंस्टीट्यूट है। ऐसे 103 संस्थाएं देश में, अंडमान निकोबार से लेके तो अब जम्मू कश्मीर तक सभी जगह है। अब ये इनका पहले तो डायरेक्टर का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और इसीलिए उस टाइप का आदमी कि जो वो इंस्टीट्यूट को आप सूट करेगा उसमें उसको सिलेक्शन कैसे करना और इसीलिए कौन सी बॉडी बुलाना जिनके लिए, क्योंकि अकेला चेयरमैन तो नहीं करेगा जी। हम उसको एक मेंबर बोर्ड बनाते और बोर्ड किसको बनाना वो करके। तो ऐसे मैं करीब 7 साल चेयरमैन रहा जी। तो 7 साल में हमने 5-1 हजार साइंटिस्ट रिक्रूट किए होंगे क्योंकि ये रेगुलर सिस्टम है जी। एक यंग साइंटिस्ट को रिक्रूट करना, उनके एग्जामिनेशन लेके, फिर डायरेक्टर का रिक्रूट करना 5 साल के लिए, फिर उनके जो कुछ साइंटिस्ट हैं उनको रिक्रूट करना। तो ये प्रोसेस जो है, एडवर्टाइजमेंट हर साल 2-2, 3-3 एडवर्टाइजमेंट आएंगे, नए नए लोग होंगे जो रिटायर हो गए, चलते रहेगा। तो ये एक सिस्टम जो है ना वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना है और उस टाइम जो सिस्टम बनी है वो अभी तक उसका चल रहा है और लोग अभी भी अप्रिशिएट करते कि इतना फास्ट मूवमेंट कभी ASRB में हुआ नहीं, वो रिक्रूटमेंट में जो मेरे टाइम हुआ था। और अभी भी लोग याद करते हैं कि यस डॉक्टर भाई आपने हमें सिलेक्ट किया है। कभी मिलते हैं रास्ते में, पहचानता भी नहीं उनको। अच्छा। वो बोलते कि हमारी जिंदगी आपने बना दी है। यंग साइंटिस्ट काफी बन चुके हैं जी। डॉक्टर CD माई सर, आप आकाशवाणी नागपुर केंद्र के स्टूडियो में आए, आपसे इतनी अच्छी बातें हुई और आपके पास में अनुभव का जितना पिटारा है उसको तो 15-20 मिनट के साक्षात्कार में समेटना जरा मुश्किल है, पर जितना संभव था हमने आपसे बातचीत की और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। और जो हमारे किसान भाई हैं खासतौर से, उनको आपने जो बातें बताई हैं उसका वो लाभ लेंगे, ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुनी ये खास बातचीत डॉक्टर CD माई से, जो पूर्व अध्यक्ष हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड नई दिल्ली के।